दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। जैसे कि आपको कल ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी पर्वतजन ने भी कि किस प्रकार से एक सबसे बड़ा जो मगरमच्छ की जो अब तक बात कर रहे थे वीडियो बीपीडीओ भर्ती में, वो मगरमच्छ एसटीएफ के हाथ लग चुका है और अभी और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होनी बाकी है। ये तमाम ये एसटीएफ जो अपना काम कर रही है, जिस प्रकार से उत्तराखंड पुलिस ने अपना काम किया है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ वो शख्स भी है जिन्होंने शुरू से लेकर अभी तक की आवाज़ उठाई है, वो है बॉबी पंवार। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बॉबी भाई, बहुत स्वागत आपका। कितनी बड़ी लड़ाई मान रहे हैं, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं अभी तक की ये कि जो कल मगरमच्छ की जिसकी बात कर रहे थे, आखिर वो मगरमच्छ पकड़ ही लिया एसटीएफ ने? देखिए, लड़ाई तो बहुत बड़ी है और लंबी लड़ाई है। अभी लड़ाई का अंत नहीं है, लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। और जहां तक बड़े मगरमच्छों की बात है तो अभी मुझे लगता है कि अभी तक के जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है 18, उनमें से सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जाएगी। परंतु इससे भी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होनी है। उसके लिए एसटीएफ की मैं टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने पूरी 18 गिरफ्तारियां पूरे पारदर्शिता के साथ जो किया है और इतने जल्दी में काम किया है, मतलब बहुत ही काबिल तारीफ़ है। पूरे प्रदेश का युवा आज एसटीएफ की टीम को सलाम कर रहा है। साथ में मैं मुख्यमंत्री धामी जी को भी एक भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो एक हथियार चलाया है, इसकी भी मैं तारीफ़ करूँगा कि धामी जी ने बहुत ही अच्छा मतलब ये कदम उठाया है, क्योंकि इसका भंडाफोड़ होना ज़रूरी था। और आगे ये देखिए कि इससे बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ जो होनी है, उनके गिरबान तक हाथ डालना पड़ेगा एसटीएफ को, यहाँ की सरकार को। और अभी जो कुछ लोग बचाए जा रहे हैं उन तक पहुँचना पड़ेगा। लेकिन अब बातें ये भी आ रही हैं कि जो और परीक्षाएं हैं उनमें भी बड़ी धांधली हुई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पकड़ा गया है। क्योंकि इसका नाम जो अभी पकड़ा गया है जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह, इसका नाम काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और परीक्षा धांधलियों में भी कि नाम सुनने को आ रहा। सूत्रों के आधार पर हम लोग देखें तो आपको क्या लगता है, बाकी परीक्षाओं में भी धांधली हुई है, उन पर भी यही होगा? देखिए, बाकी परीक्षाओं में भी धांधली 100% हुई होगी। जिस प्रकार से ये भंडाफोड़ हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो इससे पहले परीक्षाएं हुई, इसमें 2-3 घटनाओं को जोड़कर देख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हो रहा है, और प्रिंटिंग प्रेस में जो बंदा गिरफ्तारी जिसकी हुई है वो 2015 से कार्यरत है। हाँ, तो क्या वो क्या तब से ये पेपर बाहर नहीं भेज रहा होगा? और जिनके लिंक है, जिनकी आज गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनके डायरेक्ट लिंक वहाँ से हैं। तो इन्होंने क्या और पेपरों में नहीं कराई होगी। कई मामले सामने भी आए, कई परीक्षाओं में मामले सामने आए, कई परीक्षाओं के मामले दबे भी। परंतु जांच तो अब जब बैठा ही दी है, तो उत्तराखंड सरकार को जो जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, उस परिभाषा को पूरी तरह से परिभाषित करना होगा कि जीरो टॉलरेंस होता क्या है। अभी भी मतलब कुछ कसर बाकी है। बिल्कुल कसर बाकी है। आप देख लीजिए कि आपके त्यागपत्र इस्तीफों से काम नहीं चलेगा ना। आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया कि भाई मैं इस्तीफा देता हूँ, यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है ये मतलब जो भी किया। उसके बाद आयोग के सचिव को वहाँ से हटाया गया। ठीक है, हटाया गया। हमारे काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड थी कि वहाँ से संतोष बडोनी जी को हटाया जाए। ठीक है, उन्हें हटा दिया। उसके लिए भी हम उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। परंतु उन्हें हटाया गया, उन्हें बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो लिंक है, आपका कहने का मतलब कि हटाया गया, चलो कोई बात नहीं, हटा, लेकिन बचाना नहीं चाहिए उनको। अभी भी आपको लग रहा है कि आयोग के अध्यक्ष और सचिव हैं, उनकी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत अभी भी लग रहा है आपको? हम मान ही नहीं सकते कि बिना आयोग के इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा सकता, वो भी हर परीक्षा में। हम कुछ नहीं, हम ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये डिमांड करते हैं कि आयोग के अध्यक्ष और आयोग के सचिव और आयोग में कुछ और अधिकारी हैं, उनकी भी हम सूची देंगे। उनकी सबसे पहले तो संपत्ति की जांच हो और इन सबकी 2 साल की कॉल डिटेल निकाली जाए। सबसे बड़ा मुद्दा ये गौर करने वाली बात है, 2 साल की इनकी कॉल डिटेल अगर नहीं निकाली गई तो हम एसटीएफ की जांच को बिल्कुल अधूरा मानेंगे। कॉल डिटेल में किस किस से बात हो सकती है? कॉल डिटेल में मैं आपको अगर कह दूं तो बड़े बड़े माफियाओं से बात हो सकती है, बड़े बड़े पकड़े गए हैं अभी तक नहीं पकड़े गए, बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट जो नेता हैं हमारे, उनसे बात हो सकती है। इसलिए हम कॉल डिटेल मंगवा रहे हैं और 2 साल की हमें कॉल डिटेल चाहिए। उसके बाद हम जांच को मानेंगे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बचाया जा रहा है। तबादला करके या इस्तीफे दिलवा के आप बचा नहीं सकते। 2016 का मामला आप देख लीजिए, RBS रावत ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद क्या हुआ?
कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन बॉबी भाई ये तो खुद अध्यक्ष ने कबूला है कि भाई उन्होंने विजिलेंस को और जो पुलिस को उन्होंने जांच दी थी, लेकिन वो खुद ही ढीली पड़ी हुई, उनके खुद बयान है ये अध्यक्ष साहब के। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि विजिलेंस को दिया या पुलिस को दिया है तो किसकी है? पुलिस और विजिलेंस किसके इशारे पे चलेगी? सरकार के इशारे पे चलेगी। सरकार यदि कह दे, पुलिस को अगर सरकार छूट दे दें कि आप करिए, जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको उस हिसाब से देखिए और उस हिसाब से कार्रवाई करिए, तो मतलब ही नहीं कोई छूट सकता है। पुलिस और जांच एजेंसी के ऊपर से सबसे पहले सरकार का दबाव हटना चाहिए, उसके बाद ये कार्रवाई बढ़नी चाहिए आगे। अगर एस राजू साहब कर रहे हैं कि एसटीएफ और क्या कहते हैं विजिलेंस इनको दिया था, ठीक है, एस राजू साहब ने बहुत मतलब पहले दबाने की कोशिश भी की है। हमारे सामने वो चाहे ऑफ कैमरा हो ऑन कैमरा हो, कई दफ़े ये भी बोला कि कुछ नहीं है, जबकि उन्हें सब कुछ पता था। बडोनी जी को भी सब कुछ पता था कि क्या चल रहा है और कितने लंबे समय से चल रहा है। तो उन्होंने मतलब हमारे सामने ये बातें कही कि कुछ नहीं होता है। डीबी के लिए 1 महीने के अंदर इतना मतलब जो कार्यप्रणाली इतनी तेजी लाई अपने कार्यप्रणाली में कि जब कभी तक इतिहास में यूकेएसएससी के देखा नहीं गया। तो ये सब शंकाएं थी और फिर भी खारिज करते रहे कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है। आज सब कुछ सामने है, परंतु मैं फिर भी कहता हूँ इनकी संपत्ति की जाँच हो, आयोग के अध्यक्ष सचिव और जो ये गिरफ्तारियां हुई है इनके संपत्ति की भी जांच हो कि इन्होंने कितने पेपरों को बेचकर कहां संपत्तियां जोड़ी है, कहां रोडपति से करोड़पति बन गए हैं। इनकी संपत्तियों की जांच हुए बिना ना तो एसटीएफ की जांच पूरी होगी। अगर हाँ अन्य राज्यों में ईडी के छापे पड़ रहे हैं तो यहाँ डालिए आप, उत्तराखंड में ईडी के छापे डालिए। उत्तराखंड एक देवभूमि कहा जाता है। लेकिन मेरी एक चीज़ समझ में अभी तक नहीं आई कि अभी कह रहे हैं कि 83 लाख जो कैश जो बरामद हुआ है, तो मतलब इतने बड़े स्तर में अगर ये धांधली हुई है, क्योंकि डीजीपी साहब ने खुद माना है कि 50 अभ्यर्थी तकरीबन इसमें पास हुए हैं और भी हो सकते हैं, केवल 83 लाख अभी तक बरामद हुए हैं खाली पुलिस। आपको क्या लगता है कि कितने तक ये पूरा गोलमाल है, पूरा भ्रष्टाचार? देखिए, गोलमाल तो बहुत बड़ा है। बरामदगी में बात करूँ बरामदगी की, तो उसमें ये हो सकता है कि भाई ठिकाने लगा दिया है पैसा किसी माफिया ने या जिन्होंने ठिकाने लगा रखा है, वो नहीं हो पाई, वो वसूली नहीं हो पाई, एसटीएफ नहीं कर पाई। पर हाँ, अगर मोटा मोटा आंकलन किया जाए और पूरा इसको देखा जाए तो जब से आयोग बना होगा तब से करोड़ों का घोटाला है। कहीं ये ना हो 500, 600, 700 करोड़ का घोटाला तब से ये हो रहा होगा और ज़्यादा है। और इसमें ये बात भी कह देना चाहता हूँ, जो गिरफ्तारियाँ हो रही है इनके लिंक पहले यूबीटीआर से थे। जो यूबीटीआर परीक्षा करवा रही थी, हमारे उत्तराखंड सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं या शायद मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि हम आयोग चेंज करेंगे। आयोग के बिल्डिंगों में खराबी थोड़ी है, बिल्डिंग चकाचक है, सब कुछ है। आयोग के अंदर बैठे लोगों में खराबी है। आप उनको बाहर निकालिए, वहाँ पर अच्छे लोगों को आप बैठाइए, उसके बाद आप चलाइए, पूरा आयोग चलाइए, ठीक है। परंतु ये जो यूबीटीआर से लेकर लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग से ये यूकेएसएससी तक जो पूरा जाल है, वो भी इन लोगों का है जिन लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है। इस संबंध में हम इसलिए इनकी संपत्तियों की जांच करना चाहते हैं कि भाई इंसान है वो अगर अपने संपत्ति का ब्यौरा देगा तो उस हिसाब से दे पाएगा जिस हिसाब से कमाता होगा। एक अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार है तो वो कितना कमाता है, या किसी अधिकारी को हम ले ले उसकी सैलरी के बेस पर या उसके अन्य जो कमाई के जरिए है उस आधार पर ही उसकी आंकलन कर सकते हैं। परंतु अगर उससे कई गुना संपत्ति ज़्यादा होगी तो जान सकते हो कहाँ से आया है और जान सकते हैं, है ना। सीधे तौर पर जो बच्चों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आज बड़ा सुकून उन बच्चों को भी मिला होगा जो दिन रात जो मेहनत करते हैं और एक्चुअल में नहीं निकाल पाते हैं पेपर, क्योंकि ये धांधली होती है और घर वाले भी सोचते हैं कि शायद हमारा बेटा ही निकम्मा है। अब बात हो रही है कि श्रेय लेने की। वही भाई देखा जा रहा है कि अब काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ये मुद्दा उठाया है या इस तरीके, मतलब श्रेय लेने की बड़ी होड़ इसमें चल रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दे जो भी होते हैं सबको आज़ादी है मुद्दे उठाने की और उठाने भी चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतलब ये आवाज़ें उठती रहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो हमारी सरकारें आवारा हो जाती है। इस तरीके से जो कहते हैं जब सड़कें सूनी रहती है तो सरकारें, तो देखिए आवाज़ें उठती रहनी चाहिए, मुद्दे उठते रहने चाहिए। कोई भी उठाए वो कोई मायने नहीं रखता। परंतु हाँ, अगर कोई भी मुद्दे पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहा है, उस मुद्दे को लोगों के बीच ला रहा है, सरकार तक वो चीज़ें पहुंचा रहा है, लेना चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
लेना चाहिए श्रेय लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पर कोई ऐसे भी श्रेय ना ले बिल्कुल कि मतलब जिसमें हाँ वो सब कुछ वाला नहीं, हम भी नहीं लेते। मैं कहता हूँ अगर उत्तराखंड का युवा बॉबी पंवार के साथ खड़ा ना होता, उत्तराखंड का युवा बॉबी पंवार के पीछे खड़ा ना होता, या आप जैसे निर्भीक पत्रकार अगर बॉबी पंवार के साथ खड़े ना होते, तो हम कभी भी इस लड़ाई को नहीं जीत पाते। तो लेना चाहिए, हम तो कहते हैं कि लेना चाहिए जो लोग खड़े थे। युवाओं को बड़ा विश्वास भी बढ़ा है आप पे इन दिनों, क्योंकि कई युवा वो थे कि जो बोल रहे थे कि बॉबी पंवार कौन होता है, अध्यक्ष कौन, हमारी लड़ाई क्यों वो लड़ रहा है, किसने इसको अध्यक्ष बनाया, हमने तो कभी वोट नहीं डाला। और आज भी वो लोग कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े हैं और एक विश्वास आप पर बढ़ा है युवाओं का। नहीं देखिए, होता क्या है कि मैं सबको गलत नहीं मानता हूँ, कई लोगों को ये लग रहा था पहले कि ऐसा होता नहीं है, केवल ये बनी बनाई बातें हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें थी। परंतु आज सबके सामने स्थिति स्पष्ट है कि क्या होता था, तो इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ा कि हाँ यार ये बंदा जो बोलता था वो हुआ है और होता था और कई वर्षों से होता आ रहा था, इसलिए हालात ये थे उत्तराखंड के। तो आज इसलिए विश्वास बढ़ा है कि उनको प्रूव करके दिखा है कि क्या चीज़ है जी। लेकिन इस बीच वो बच्चे भी बड़े पिस गए हैं जो एग्ज़ाम में जिनके नंबर आए हैं, वो भी बड़े खफा हैं आपसे, कहना भाई हमारी क्या गलती है, आप हमारे लिए क्यों नहीं बोलते, कम से कम एक शब्द तो बोलिएगा कम से कम, भाई हमारी क्या गलती है इसमें, जो री एग्ज़ाम की जो बारे में बात कर रहे हैं बार बार, तो उनके भविष्य के साथ क्या होगा, वो बड़े कन्फ्यूज हैं इस बच्चे। देखिए कंफ्यूज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है, हमारी भी कोई गलती नहीं है। गलती तो ये है कि सरकारों ने समय से कार्रवाई नहीं करी। सरकार को बहुत पहले, कोई भी सरकारें रही हो, बहुत पहले कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद अगर ये जो गिरोह चला रहे थे, ये जो चैन जो बनी हुई थी, इसको तोड़ना ज़रूरी था। आज धामी सरकार ने यदि इसको तोड़ने का प्रयास किया है, अभी मैं प्रयास ही बोलूँगा, अभी इसको पूरी तरह से नहीं तोड़ा, धामी सरकार ने यदि प्रयास किया तो काबिले तारीफ़ है, उसकी हम सराहना करते हैं। परंतु अगर कोई भी जो पहले सरकारें रही है या मुखिया जो रहे हैं, वो अगर ऐसी कोशिश करते तो शायद ये जो कह रहे हैं आज की हमारे भविष्य के साथ। आपको ये लगता है कि जो आपने पहले मुखियों की बात करी, क्योंकि देखा गया है जो जिला पंचायत सदस्य जो पकड़े गए, उसके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ बड़े अच्छे संबंध है, खुल के मैं ये बात बोल रहा हूँ लाइव में अपने, और कई फोटो उनके साथ वगैरह गए, तो राजनीतिक संरक्षण भी मान सकते हैं उस समय का? बिल्कुल मान सकते होंगे, क्योंकि इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड का जो घोटाला हुआ था, उसमें भी हमने खूब सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाई थी, सड़कों पर आए थे, सब कुछ, और घोटाला था, बहुत बड़ा घोटाला था। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को बचाया गया, और खुद मुखिया जो थे त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट उस दिन जारी किया जिस दिन 3 बजे अपने आप इस्तीफा दिया और 7 बजे रिजल्ट जारी किया। तो अपने आप में बहुत मतलब शंका होती है कि ऐसा क्यों तो था, उनको एक्शन लेना चाहिए था। आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। आज जो हमारे मेहनती बच्चे पिस रहे हैं इसके साथ, ये ना शायद पिसते। परंतु मेहनती बच्चों की मैं बात करूं तो देखिए, अब जो भी होगा, रिपोर्ट जो आएगी, रिपोर्ट में तो होता है कि भाई जब लीक का प्रकरण होता है तो लीक में एक ही सॉल्यूशन ये होता है कि कितने व्यापक स्तर पर लीक हुआ है, और जब तीनों पालियों का हो तो बहुत बड़ा व्यापक स्तर है। तो देखिए चांस तो रद्द के बन रहे हैं। उसके बाद मैं कह देना चाहता हूं कि एसटीएफ देहरादून बहुत अच्छा काम कर रही है। थोड़ा मुझे एसटीएफ जो कुमाऊं के साथ थोड़ा हमदर्दी है आपको कि जो, क्योंकि बड़े परेशान है वो। मैं हमदर्दी है ना, मैं किसको जानता हूं, मैं पर्सनली उन लोगों को नहीं जानता। मेरी क्या दुश्मनी ना मेरी क्या दुश्मनी है उनसे, मैं तो नहीं जानता ना। मेरी क्या दुश्मनी होगी कि मैं इनका ये रोकूं या वो। पर जब सही था, जो गलत था, हमने उसका चुनाव करना था। इस बीच जो हमें चुनाव करना चाहिए था, हमने करा। उसमें देखो कई लोग वंचित रह जाते हैं इस चीज़ से। अगर देश को आज़ादी मिली है तो उसमें भी कई बलिदान हुए हैं, तो ये बलिदान इनका भी यहाँ पर क्या पता बलिदान मांग रहा है। ये भर्ती बलिदान मांग रही है, आगे भर्तियाँ फेयर होने के लिए भर्ती बलिदान मांग रही है। बिल्कुल है ना? आप बलिदान मानते हैं उनका? अगर मान लीजिए एग्जाम, देखो उनका बलिदान ही होगा एक तरह से। और मैं कह देना चाहता हूँ, ये श्योर रहे, ये मेहनती बच्चे जिसका अपने मेहनत से हुआ है। अगर इतने बड़े करप्शन ने इन लोगों ने सिलेक्शन पाया है, तो आज जो मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने अपने मेहनत से किया है, वो हमारे टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200 में ये बच्चे रहने हैं अगर री एग्जाम भी होता है। और की भी आप जांच की मांग करेंगे? क्योंकि जैसे कई अभी जब हम लाइव चल रहे हैं तो कई मैसेज आ रहे हैं कि वन दरोगा में भी वो हुआ था, घपला हुआ था, एलटी में भी घपला हुआ था। इनकी भी मांग उठाएंगे आप, अगर आपके पास सबूत वगैरह आते होंगे या कुछ सबूत इस प्रकार से आए हैं? देखिए मैं कहना चाहूँगा, एसटीएफ तो है, एसटीएफ के पास वन दरोगा चला गया है। ये जैसे बीपीडीओ में थोड़ा छटनी शुरू हो जाएगी, बीपीडीओ
इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई है वो सबसे ज़्यादा किस पेपर से गिरफ्तारियां हुई है? हाई कोर्ट के लिए एक पेपर हुआ था ग्रुप सी के लिए, उसकी गिरफ्तारियां बहुत ज़्यादा हुई है इस वाले प्रकरण में, जिससे इसका लिंक जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पेपर बाहर आया था और उसमें बहुत गलत तरीके से कई लोग चयनित हुए थे, उसकी भी जांच होगी। और भी चीज़ें हैं, जो सचिवालय रक्षक का हुआ था वो कबूला है लोगों ने जो अंदर गए हैं कि हाँ हमने करवाया था, उसकी भी जांच होगी। तो बहुत सी परीक्षाएं अब जांच के घेरे में हैं और होनी भी चाहिए। मतलब हम चाहते हैं यदि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार, बॉबी पवार छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। नहीं देखिए, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना हमारा मतलब एक सपना भी था और हम उसके लिए लड़ भी रहे थे। हमने क्या क्या मतलब किस प्रकार का तप नहीं किया हमने, सड़कों से लेकर जेलों तक, जेलों से लेकर पूरे थानों तक, जो भी है मतलब हमने किया है इसके लिए। और आज खुशी इस बात की हो रही है कि वास्तव में जो हमने त्याग किया था, जो त्याग किया था, परिवार वालों ने गालियाँ दी, रिश्तेदारों ने गालियाँ दी, मतलब कि यार तुम ऐसे कैसे वो करते रहते हो, मतलब था नहीं ना उन्हें भी। पर उन्हें आज अगर रिजल्ट दिख रहा है तो रिश्तेदारों को और परिवार वालों को भी लग रहा है कि ठीक है, हमारे बच्चे ने जो किया है वो ठीक किया है। हमारे बच्चे ने, एक बच्चे ने पूरे युवाओं की लड़ाई लड़ी है और युवाओं को न्याय दिलाया, तो ठीक है, अब उन्हें समझ आने लगी है। नहीं तो लोगों को लगता था कि शायद ऐसी ये शुरुआत में मैं देख भी रहा था, कई लोग आपको उल्टा सीधा भी बोल रहे थे कि आप होते कौन, हमारी लड़ाई लड़ने वाला है, बॉबी पवार है कौन, क्यों, इसका क्या है, ये राजनीति में आना चाहता है इसलिए ये सब चीज़ें कर रहा है, या अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये बच्चों का सहारा ले रहा है। ये सब चीज़ें बातें भी हुई थी उस समय। तो कितना दुख देती थी उस समय ये बातें कि यार जब ये सब बातें होती, क्योंकि दुख ना कहीं तो होता है जब इस प्रकार के क्रिटिसाइज हमें झेलने पड़ते हैं। नहीं, दुख तो होता है, पर मेरी एक आदत है कि मैं जल्दी नज़रअंदाज भी कर देता हूँ इन चीज़ों को। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, या ये बात कह लीजिए कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर हम इस चीज़ में रहे ना कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मैं ऐसा कर रहा हूँ वो सो, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके जो पाँव में जो जंजीर बंधी है वो बंधी रह जाएगी। पर आप बेखौफ होकर आप आगे बढ़ते रहोगे, पर आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आपकी सोच सकारात्मक तरफ जानी चाहिए कि हाँ आपका गोल जो है उसकी ओर ध्यान होना चाहिए। सिर्फ आपको बिल्कुल लोगों के उसमें नहीं आना है। वो कहते हैं ना कि सुने जन की और करे अपने मन की, वो चीज़ वो बहुत ज़रूरी है। कई लोग ये सोशल मीडिया पे ये भी बातें चल रही हैं कि बॉबी पवार को शायद कोई फंडिंग कर रहा है, कोई राजनेता द्वेष के चलते, इस तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पे तमाम उठती रहती हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चलता रहता है। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर किसी के पास ऐसे पुख्ता सबूत है तो आइए सामने मेरे साथ बैठ के चर्चा करें। अगर आपके पास सारे कुछ ऐसे वो हैं, एविडेंस है, तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आप थाने में एफआईआर करवाइए, आप और तरीके से आप मेरे पे कार्रवाई करवाइए ना। हम खुले उससे कह रहे हैं। मुझे 1-2 मैसेज भी आए थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि आपको फंडिंग हो रही है वो सो। मैंने उसे कहा भाई साहब आप पुख्ता सबूत लाइए और मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। नहीं, उसने मुझे ब्लॉक करा। फिर मैंने उसको ऑडियो कॉल करा, नॉर्मल कॉल, वॉइस कॉल। फिर उसने उठाया। मैंने कहा कहाँ से बोल रहे? कि मैं मोरी से बोल रहा हूँ। उन्होंने नाम बताया, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ आप, कि मैं मोरी से बोल रहा हूँ कि आपने ऐसा तैसा। और आपको मैंने कहा जिस फंडिंग की बात कर रहा है ना, मैंने कहा या तो साक्ष्य आप पुख्ता दीजिए और नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। मैंने कहा मैं अभी फ़ोन कर रहा हूँ एसओ पुरुल्ला और एसओ क्या कहते हैं मोरी को। फिर माफ़ी मांगने लगा ऐसे तैसे। मैंने कहा यार जो चीज़ें वास्तव में होती है वो चीज़ें ही बोला करो, क्योंकि अगर ये लड़ाई आज जीती है ना, तो हमने कहीं ना कहीं जो हमारे साथ लोग थे, हमने कहीं ना कहीं सही चीज़ें सामने रखी है। अगर हम भी कुछ फर्जी तरीके से ये चीज़ें सामने रखते तो कहीं ना कहीं लड़ाई कमज़ोर पड़ती और फिर हमें पीछे हाँ लपेटे जाते और हमारे जो कदम है वो अपने आप ही रुक जाते। पावरफुल लोग हैं इनके, बहुत पावरफुल लोग हैं, छोटे मोटे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना, इवन जो मुख्यमंत्री तक के साथ उठना बैठना, फोटो इनकी आप देख लीजिए। लेकिन इस बीच एक बात और आई है कि जब मैं आज एसटीएफ ने जब इनको पकड़ा, हाकम सिंह को जब पकड़ा, तो उसका कहना यह है कि भाई राजनीति के चलते राजनीतिक द्वेष को निकाल रहा है, इस चल के ये सब चीज़ें हो रहा है। ये खुद उन्होंने मीडिया के सामने बात कबूली है। देखिए राजनीतिक द्वेष क्या है अब ये पता हमें भी नहीं है। जो गिरफ्तार जो हुए हैं वो कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की बात कर रहे हैं। देखो बेरोजगार संघ का तो कोई ऐसा राजनीतिक वो नहीं है। बेरोजगार संघ ने हरीश राव जी के टाइम भी लड़ाई लड़ी, आज बीजेपी सरकार है, त्रिवेंद्र राव जी के खिलाफ भी लड़ी, तीरथ राव जी के खिलाफ भी लड़ी, धामी जी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। जो सही है, गलत है। जो गलत करेगा उसका विरोध होगा, जो आज सही हो रहा है उसका समर्थन होगा।
उसकी सराहना होगी। हमने कहा ना कि धामी जी ने अगर हथियार चलाया है भ्रष्टाचार के खिलाफ तो वो काबिल तारीफ है, हम सराहना भी कर रहे हैं। परंतु अब देख सकते हैं कि ये राजनीतिक का जो ये वो चल रहा है, ट्रेंड चलवा रहे हैं और इस तरीके से देखा जा रहा है कि राजनीति बेरोजगार संघ से तो नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि बेरोजगार संघ को ना तो चुनाव लड़ना है इस प्लेटफॉर्म से। बेरोजगार संघ में हर तबके के लोग हैं, वो जो बेरोजगार है वो कांग्रेस पार्टी के भी होंगे, बेरोजगार है भाजपा के भी होंगे, यूकेडी के होंगे, और आम आदमी पार्टी के होंगे। जितने राजनीतिक दल है भाई हर घर से बेरोजगार है, वो बेरोजगार संघ में होंगे। तो आप उनको उस नज़रिए से ना देखें कि ये राजनीतिक वो है, राजनीतिक द्वेष बिल्कुल नहीं। राजनीतिक द्वेष हो सकता है किसी औरों के साथ हो, हमें उससे क्या मतलब। बेरोजगार संघ ने जो लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे तो उसमें कोई राजनीतिक वो देखना ही नहीं चाहिए। हम इसमें एक कमेंट और आ रहे हैं कि जो कनिक सहायक का पेपर है, इसी कंपनी के द्वारा ये पेपर बनाया गया था, जो ये पूरा ये जिसने पेपर लीक का मामला हुआ, ये कमेंट में लोग बोल रहे हैं। देखिए अभी इसकी जांच होनी है कि किस कंपनी ने कब बनाया है। अभी जब परीक्षा नियंत्रक जो थे डांगी जी, उनसे जब एसटीएफ ने पूछताछ की तो वहाँ से सीसीटीवी फुटेज गायब मिले, ये जी प्रिंटिंग के पैकिंग के, ठीक है। तो भाई जब ये फुटेज ही गायब है तो क्या रह जाता, फिर तो ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। अब इसमें सचिव इन्वॉल्व है, परीक्षा नियंत्रक इन्वॉल्व है, अध्यक्ष इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है इसका भी पता लगाना मुश्किल है। ये पता तब लगेगा जब इसकी तह तक जांच होगी, और हमने कह दिया है इनकी सबकी कॉल डिटेलें निकालो 2 साल की, और जो भी एक्शन लेने, और भी हमने नाम देने अभी जो आयोग के अंदर कुछ और लोग हैं जो करवाते हैं, मतलब जिनका रहता है माफियाओं से, उनके भी हमने नाम देने हैं, एसटीएफ को देने हैं, जांच समिति को, जो और जांच समितियां हैं, इसमें तह तक ही जाना पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और इनके जब तक कमर नहीं तोड़ी गई, कमर टूटेगी, इनके संपत्तियों की जांच करो सबसे पहले। क्योंकि अब तक तो हम देखते थे कि फिल्मों में ये सब चीज़ें होता है, जैसा आपने अभी जो डायलॉग मारा कि ऊपर से नीचे तक सब बिके हुए हैं, ऐसे फिल्मों में हमें डायलॉग देखने को मिलते हैं, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उन्होंने भी ये डायलॉग मारा। लेकिन वास्तव ज़िंदगी में अगर हम देखें तो ये वास्तव ज़िंदगी में भी होता है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा भी होगा कि जो यूकेपीसीएस है उसमें भी एक ऑडियो वायरल हुआ, जो सदस्य है वो खुद बता रहा है इस बारे में कि हाँ मैं साक्षात्कार में आपको पास करवा दूँ। तो अब ऐसा लगता है कि मतलब ये बड़ा एक लोगों को भी लगने लगा है कि ये इस तरीके से सिस्टम काम करता है, मैनेजमेंट का एक पार्ट हो चुका है। लेकिन एक बोई पवार ने अकेले दम पर ये लड़ाई साबित करके दिखाई है कि सिस्टम इस तरीके से काम नहीं करता है। अगर वाकई में सिस्टम को अगर ढंग से झकझोरा जाए तो इसमें अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, युवाओं को जो कहते हैं कि उनका हक हकूक वो भी मिल सकता है। देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं ना सिस्टम वाली, तो आप पहले मूवी की बात कर रहे थे कि पिक्चर में होता है, तो कहीं ना कहीं मूवी भी जो बनती है वो इन घटनाओं पर आधारित ही होती है, होता है ऐसा। और आप कह रहे हैं सिस्टम वाली बात, मैंने पहले भी आपको एक बार कहा था कि यार लोग ना उत्तराखंड में जो सिस्टम है उसके अनुसार ही ढलने लगे हैं कि ऐसा ही चलता है। और ये बात आपने कल अपने इंटरव्यू में भी कही है, मैं सुन रहा था रात को, तो आपने भी ये बात कही है कि यार लोगों को लगता है कि जो सिस्टम बना हुआ जैसा चल रहा है वैसा ही चलना है। नहीं, जहाँ पर आपको गलत दिख रहा विरोध तो करिए। आप पहले दिन अकेले होंगे, दूसरे दिन आपके साथ और जुड़ेंगे, तीसरे दिन और जुड़ेंगे, करवा बनता जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हमारे समाज में गलत आदमी है तो गलत आदमी की संख्या बहुत कम है, वो है पावरफुल हैं, सब कुछ है, पैसे वाले हैं, पर उनकी संख्या कम है। समाज में हर आदमी गलत नहीं है, परंतु जब इस प्रकार की घटनाएं होती है और अगर उसका विरोध शुरू हो जाए या जो सिस्टम को अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं उनके खिलाफ हुआ जाए तो कुछ भी संभव, मतलब है संभव, सब कुछ है संभव है, वो चीज़ें हम सुधार सकते हैं उस चीज़ को। अब इसमें क्योंकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, इसको कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को कई ऐसे मैसेज भी आते हैं कि भाई इनसे जुड़ें किस प्रकार से, हम लोग किस प्रकार से एक हम बोई पवार जुड़ें, या जो मान लीजिए क्या इस संगठन से हम किस प्रकार से जुड़ें, कुछ मॉडिफाई करने का इसमें आपने सोचा है? देखिए बिल्कुल 13 जिलों में 13 जिला कार्यकारिणी बनानी है, 95 ब्लॉक है, 95 ब्लॉक में 95 ब्लॉक कार्यकारिणी बनानी है और एक प्रदेश कार्यकारिणी रहेगी। और उसके बाद जो इसमें बदलाव बने वो भी सुन लीजिए। अब सरकार ने शायद मुझे लगता है कि कॉलेजों से चुनाव वाला सिस्टम ख़त्म ही कर दिया है। अगर आप चुनाव वाला सिस्टम ख़त्म करेंगे तो आपके भविष्य के राजनेता कहाँ से पैदा होंगे? हम तो ये कहते हैं राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए, ये हम शुरू से इसके समर्थन में हैं। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा जाएगा तो उसके जो विचार है, उसकी जो सोच है, उसके आधार पर देश और प्रदेश आगे बढ़ सकता है।
तो जो संगठन आज तक छात्र राजनीति करते थे, जो संगठन कॉलेजों में चुनाव लड़वाते थे, जो संगठन के पदाधिकारी या संगठन के छात्र नेता छात्रों के लिए कॉलेजों में किताबों की लाइब्रेरी के लिए लड़ते थे, वहाँ पर एग्ज़ाम उसके लिए लड़ते थे, अगर वास्तव में सरकार ने अगर ये ख़त्म कर दिया है चुनाव का, तो मैं उन लोगों को भी आह्वान करता हूँ, पूरे प्रदेश के जो छात्र नेता है जो जुड़ना चाहते हैं। कैसे जुड़ेंगे, वही मेरा सवाल। नहीं, मैं कहना बेरोजगार संगठन का जो विस्तार हो रहा है, इसमें एक बैठकें रखी जाएगी, जगह जगह बैठकें रखी जाएगी और जोड़ा जाएगा, और उन छात्र नेताओं को आगे आना चाहिए, इवन बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज की हर लड़ाई लड़ने के लिए। अगर उत्तराखंड में मैं बात करूं, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, देखिए अभी तो हमने ये गवर्नमेंट सेक्टर जो था, जो सरकारी नौकरियों का है, इसमें हमने लड़ाई लड़ी है, परंतु ये हमारी सोच पहले से ही है, मैंने आपसे कई बार शेयर भी करा, पर हम सीमित संसाधनों से या इस तरीके से हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। जैसे प्राइवेट सेक्टर में कितना मतलब हमारे लोगों का वो होता बीच है, की भी कड़ी रह जाती है, संविदा वाले जिसे हम लोग कहते हैं, जो सरकारी सब मैं वही आ रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में कितना मतलब हमारे लोगों के साथ अन्याय होता है। और 70-30 का अगर रेशो देखें उत्तराखंड में, वो है नहीं, कागज में तो है कि 70-30 का है। वो चीज़ें यहाँ बदलाव लाने के लिए, उसके लिए छात्र नेताओं को ही आगे आना पड़ेगा। अगर कोई सिडगुल में, अगर शेलाकुई में भी कोई फैक्ट्री है, आपके रुद्रपुर में भी कोई फैक्ट्री है, अगर वो नियमावली के भिन्न चले, अलग चले, अगर 70-30 का रेशो नहीं है, 70% उत्तराखंड का और बाहर का ये रेशो नहीं है, तो वहाँ पे जड़ के ताला जलेंगे सीधी। मतलब लड़ाई को व्यापक बनाना है, अपने लोगों को न्याय दिलाना है, लड़ाई को व्यापक बनाना है। हम कतई भी, हमने जब ये संगठन बनाया तो हमने प्रदेश स्तर का ही संगठन बनाया, परंतु वही है कि हमने इसको कभी राजनीतिक रूप नहीं दिया और ना हम आगे देंगे। बेरोजगार संगठन कभी राजनीतिक रूप नहीं लेगा, ये एक प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप के ही नाम पे ये काम करेगा भविष्य में, जब तक संगठन चलेगा। ये कोई राजनीतिक वो नहीं है। हाँ, नेता तैयार हो सकते हैं, होने भी चाहिए। हम कहते हैं अगर किसान आंदोलन से नेता पैदा होते हुए, अगर बेरोजगार आंदोलन से नेता पैदा होते हुए, क्योंकि वो नेता अगर वहाँ जाएंगे तो वो अपनी समस्या को अच्छी तरह जानता है, अपने साथ खड़े लोगों की समस्या को अच्छी तरह जानता है। कितना मजबूत मानते हैं बॉबी पंवार अपने आप को, जो अकेले चले थे लड़ाई, एकला चलो की लड़ाई में लड़े थे, अब कितना मजबूत मानते हैं कि कितने लोग, कितने युवा, कितने छात्र उनके साथ खड़े हैं? देखिए, मजबूती तो अब ये देखिए कि छात्रों का लगातार प्यार मिल रहा है, यहाँ तक कि अभिभावकों के फ़ोन आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अभिभावक अपने बच्चों को कर्जा लेकर जो पैसा देहरादून भेजते थे, हल्द्वानी भेजते थे, श्रीनगर भेजते थे, उन अभिभावकों के कॉल आ रहे हैं। वो अभिभावक मुझे मिले भी थे अभी कई, जब मैं गांव जा रहा था तो रास्ते में कई जगह मिले हैं। वो बोल रहे थे, बेटा बहुत अच्छा काम हो रहा, हम तो मतलब हमारे बच्चों के लिए हमने सब कुछ दांव पे लगा दिया, हम कर्जा लेकर पैसा देते हैं, हम खेती कर कर पैसा देते हैं, परंतु सिलेक्शन ना होने का कारण अब पता लग रहा है। हम तो हमेशा अपने बच्चों को कोसते थे कि तुम निकम्मे हो, ये बात साबित हो गई है। और हमारे बच्चे मेहनत तो करते थे, पर इनके कारण जो रह जाते थे, तो ये कारण है। तो हम कहना चाहेंगे कि समर्थन मिल रहा है पूरे प्रदेश से, अभिभावकों का, छात्रों का, युवाओं का, और यहाँ तक सामाजिक संगठनों का, सबका समर्थन मिल रहा है। अब जाते जाते लास्ट में, अब और क्या लड़ाई बाकी है अभी, और कितनी लड़ाई आप अब लड़ने वाले हैं, किन किन मुद्दों पे लड़ने वाले हैं अब आगे आने वाले जो साल हैं, जो महीने हैं? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, लड़ाई लड़ने वाले चाहिए। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, मुद्दे बहुत हैं और लड़ाई लड़ने वाले चाहिए। अभी यूकेएसएससी का पोर्टल खोली है, यूकेपीएससी का भी जो आप जिक्र कर रहे थे ऑडियो वाला, उस ऑडियो के अतिरिक्त उसी पैनलिस्ट जिस मैंने आपका भी बहुत धन्यवाद किया है इस बार। नहीं, धन्यवाद मैं उनका भी करना चाहूँगा कि कम से कम वो आगे तो आई, क्योंकि हमारे जो समाज है, हमारे समाज में महिलाओं का इतना आगे फिर आना और इस तरीके की घटनाओं में मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें वो तह तक जाएंगे। हाँ, परंतु जिस पैनल की महिला बात कर रही थी, उस पैनल ही का एक मामला मेरे पास विद एविडेंस आया हुआ है। उसको जल्दी 1-2 दिन में खोलेंगे, क्योंकि बचने नहीं चाहिए। भ्रष्टाचारी जो है, उन पे पूरी तलवार अगर चली है तो दो-धारी तलवार ही चलेगी, दो-धारी तलवार चलनी चाहिए भ्रष्टाचारियों पर। और ये युवा जोश, युवा ताकत ये होनी भी चाहिए, और ये सिद्ध करके दिखाया है बॉबी पंवार ने, और सीधे तौर पर अल्टीमेटम भी दिया है कि भाई भ्रष्टाचारी हैं वो बचने वाले नहीं हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बॉबी पंवार आने वाले भविष्य में बहुत सारे लोगों की पोर्टल भी खोल सकते हैं। तो आप ये देखिएगा कि बॉबी पंवार एक बहुत बड़ी जीत, इसको हम मानेंगे, और जीत अब आगे भी बाकी है, क्योंकि अभी कई ऐसे नाम, कई ऐसे चिट्ठे खुलने बाकी हैं। क्योंकि जिन मगरमच्छों की हम बात कर रहे थे, वो मगरमच्छ धीरे धीरे
अब आ रहे हैं कब्जे में। बोई भाई, जाते जाते क्या कहेंगे युवाओं के लिए, क्या कुछ संदेश है? देखिए, मैं तो युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर आपको गलत दिख रहा है, वो किसी भी फील्ड का मामला हो, ज़रूरी नहीं है कि फील्ड अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जहाँ गलत है उसका विरोध करिए। आप पहले दिन अकेले रह सकते हैं, जिस दिन आप शुरू करेंगे उस दिन आप अकेले रहेंगे, परंतु जब लोगों को लगेगा नहीं वास्तविक ये है और इनके साथ खड़ा होना चाहिए, तो लोग अपने आप जुड़ते हैं। अच्छे काम के लिए हमारे समाज के लोग हमेशा समर्थन करते हैं। मैंने कहा ना कि पहले अकेले फिर आपके साथ जुड़ेंगे लोग तो करेंगे, क्योंकि समाज में मैंने कह दिया कि बहुत कम लोग हैं जो गलत होते हैं, बाकी बहुत सारे लोग सही होते हैं और वो समर्थन करते हैं। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा, जहाँ पर भी गलत दिखे वहाँ पर उसका विरोध जरूर करिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे विरोध करने से क्या होता, आप कर दीजिए, बस विरोध कर दीजिए, उसके बाद आगे ऊपर वाला अपने आप रास्ते खोलता है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात बोई पवार ने जाते जाते कही है कि जो गलत होते हुए दिखे तो उसका विरोध आप जरूर कीजिएगा। और अब बॉबी पवार आपके साथ खड़ा है, एक युवा, मैं कहूँगा युवा जो लोगों की आवाज़ उठाता है, बेरोज़गारों की आवाज़ उठाता है, तो कम से कम अब आवाज़ उठाने वाला कोई है आपके बीच में। तो बहुत अच्छा संदेश के साथ प्रवचन डिजिटल में हम लोग लगातार इस प्रकार से लाइव और अपडेट आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार से अपडेट और क्या कुछ चल रहा है इस पूरे धांधली में। तब तक के लिए बने रहिए प्रवचन डिजिटल पर।